अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 3-4 इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। 28वीं तरमीम के ऊपर बात करेंगे। बात चल पड़ी है, क्यों चल पड़ी है, क्या वाकई इसकी ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 18वीं तरमीम में कुछ जो माली मामलात सूबों और वफाक के दरमियान हुए थे उससे कुछ मसाइल और उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए 28वीं तरमीम प्रपोज़ हो रही हो। बात जब होती है और उसकी तरदीद होती है तो फिर लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आज हम एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 28वीं तरमीम की बात में कोई सदाकत है, यानी कुछ वाकई हो रहा है या ये सिर्फ अफवाह ही है। फिर इसके बाद साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान की मईशत है, सादा सा सवाल है कि क्या इस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए ये मईशत ठीक हो सकती है। इस सवाल के अंदर फिर और बहुत सारे सवालात हैं। ब्यूरोक्रेसी का तर्ज ज़िंदगी बहुत से सवालात लिए हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी की मराहत हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी का रवैया है। दुनिया भर में आप देखें कि सरमायाकार को अकामोडेट किया जाता है। हमारे यहाँ सरमायाकारों को सबसे बड़ी शिकायत है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हमें मसाइल से दो चार करती है। और साबिक सऊदी सफ़ीर का एक आर्टिकल भी छपा था, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत का बहुत पोटेंशल है, लेकिन जो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है वो शायद उसकी राह में रुकावट है। तो जो बात हमारे यहाँ तय्युनात ब्रादर इस्लामी मुल्कों के मोहतरम सफ़ीर भी महसूस कर रहे हो, हम क्यों नहीं महसूस कर रहे? इस अफसरशाही और मईशत के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कहीं पर हैं, जिन एरियाज़ में हैं, उन्हें कैसे एड्रेस करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर बड़ा सवाल यही है कि मुआशी बहाली जो है, इस चैलेंज से क्या ये हुकूमत सुरखरू हो पाएगी या नहीं। ये हमारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। जी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मईशत की दुनिया का बड़ा नाम है, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और साबिक वज़ीर कानून हैं पंजाब के। शाइस्ता जदून साहबा, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, रुकन कौमी असम्बली हैं। और मोहम्मद बशीर खान साहब, तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली हैं। मैं सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये बताइए कि 28वीं तरमीम की बात में कोई सदाकत है, कुछ वाकई हो रहा है या बस हवाई बात है अभी ये? मैं इसका ताज़ा जवाब दूंगा। कल हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी पार्लियामेंट हाउस में, ठीक 2:30 बजे। तो पहली चीज तो मैं कोट अनकोट बिल्कुल उनके हवाले से बतला दूं कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी अमेंडमेंट ना हमसे डिस्कस की गई है गवर्नमेंट ने या किसी और ने, और ना मेरी नॉलेज में कि कोई ऐसी अमेंडमेंट आ रही है। अब बजट सेशन है, बजट के जो दिन है, वैसे भी प्रैक्टिस ये होती है कि उसमें दूसरा कोई बिल नहीं आती। उसमें अभी हम पहली को बजट है, 2 तारीख से फिर 22 तक जो है वो बजट बहस होगी। और अभी हमारी मुसलसल हर रोज तकरीबन स्टैंडिंग कमेटी पर आए फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग्स हो रही हैं। वो तमाम बिल जो IMF ने हमने उनसे एग्री किए थे वो हम उस कमेटी से अप्रूव करके मिर्ज़ा साहब एक सवाल है ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि क्या ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रही है उसकी रोशनी में बिलावल साहब के इल्म में ना होने का मतलब यह है कि 28वीं तरमीम आ ही नहीं रही? ऐसा ना हो कि 28वीं तरमीम पर हुकूमत काम कर रही हो और अभी बिलावल साहब के इल्म में ना हो, या आपको पक्का यकीन है इत्तेहादी होने के नाते कि अगर बिलावल साहब के इल्म में नहीं है तो फिर 28वीं तरमीम कहीं नहीं है? ऐसा ना हो कि वो कहीं एग्जिस्ट कर रही हो बट नॉट इन योर नॉलेज। मैं आपके सवाल को बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगा। ये सवाल भी वहां पूछे गए कि हमारी पार्टी का एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट अलायंस, जो कोलिशन पार्टनर, उसमें बीच में जो विजिट्स वगैरह हुई हैं उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट, ये सब निटी ग्रिटी भी डिस्कस की। मैं खुद मौजूद था, उस मीटिंग का हिस्सा था। और उन्होंने ये कहा कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वर्किंग रिलेशनशिप है, बीच में मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर से और दूसरे दो मैटर्स, लेकिन अभी तक हमें 28th अमेंडमेंट या हमें नहीं बताया गया। नहीं, मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्या बिलावल साहब ने ये कहा कि देयर इज़ नो 28th अमेंडमेंट, या बिलावल साहब ने कहा कि दैट्स नॉट इन माय नॉलेज? उन्होंने क्या कहा? उनके इल्म में नहीं है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कहीं पे मौजूद ही नहीं कर रहे। हमसे हर चीज डिस्कस करके की जाती है, और ठीक है, अगर अमेंडमेंट में आएगी तो हमारे बगैर पास तो नहीं। आपने लास्ट अमेंडमेंट पे भी, मिर्ज़ा साहब, आपने लास्ट अमेंडमेंट पे भी कहा था कि अचानक ड्राफ्ट लेके हुकूमत के लोग आ जाते हैं और हमसे डिस्कस नहीं करते जैसे डिस्कस करना चाहिए। आपका भी यही मौक़िफ़ था और फजल रहमान साहब का भी यही मौक़िफ़ था। दैट्स वाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके इल्म में नहीं है या मौजूद ही नहीं है? साहब ने कोशिश की थी कंसेंसस डेवलप हो,
اور انہوں نے اپنی فیس ویلیو گڈ ول استعمال کرتے ہوئے ایک رات میں 4 ملاقات مولانا فضل الرحمان سے کی. میں گواہ ہوں. اور جب ہم نکل رہے تھے سائن کر کے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کنسنسس ہو اور تمام پارٹیز آن بورڈ ہوں. یہ 27ویں امینڈمنٹ میں اور 26ویں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں 28ویں ترمیم نہیں ہے؟ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آصف محمود صاحب سے, اور کل ہماری جو بلاول صاحب سے بات ہوئی ہے, کیٹیگوریکل اس کے لیے ڈینائی کیا گیا ہے, جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک, ایک سوال اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. مرزا صاحب, اگر بلاول صاحب سے ان کی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز یہ سوال پوچھ رہے ہیں, میں تو ایک عام آدمی ہوں نا, میں تو اگر پوچھ لوں تو میں تو ایک عوام میں سے ہوں, مسکین غریب سا آدمی ہوں. لیکن اگر ہمارا نمائندہ اگر پوچھ رہا ہے, ہمارا رکن پارلیمان اگر بلاول صاحب سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بلاول صاحب 28ویں ترمیم تو نہیں آ رہی, اور بلاول صاحب کو اس کا ریبٹل دینا پڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بات صرف افواہ تو نہیں ہے نا. اگر اراکین پارلیمان بھی مضطرب ہو کے سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ افواہ سے آگے کی چیز ہے. میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کل کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا. یہ پارلیمنٹری کمیٹی میٹنگ جو ہوتی ہے, وہ سیشن جب ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو ہر سیشن میں یا ہر 2 سیشن میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. پارٹی چیئرمین اور تمام سینئر لیڈرشپ بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. کل کا ایجنڈا تھا ریلیشن شپ ود دی پریزنٹ گورنمنٹ. حکومت کے ساتھ جو ہمارے الائز ہیں ان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ پہ ہم نے بات کی, اور اس پہ یقیناً مختلف سوالات کیے گئے جو اس کا مقصد تھا میٹنگ کا, لیکن جو جواب دیا گیا آپ کا میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں, میرے لیے تو وہ اضطراب بھی, دیکھیں میرے لیے تو وہ اضطراب بھی امپورٹنٹ ہے جو اضطراب سوال کی شکل میں ڈال کے سامنے آیا. نہیں, آپ اگر اس کو کوئی رنگ دینا چاہتے ہیں. میں بالکل نہیں دینا چاہ رہا سر, میری کیا مجال میں رنگ دینا. جو آپ کی کلیریفیکیشن دیٹ از سفیشینٹ فار می فار آل پریکٹیکل پرپسز. کنور دل شاہ صاحب, کوئی ایسی بات ہوگی, دیکھیں ویسے بھی فائنینس بل ہم 3 بل پاس کر چکے ہیں, 3 بجٹ. ٹھیک ہے, فائنینس بل کی ٹریڈیشن ہی یہی ہے. ابھی ہماری 11-12 میٹنگیں ہونی ہیں فائنینس کی, انڈرسٹینڈنگ کمیٹی آن ریونیو کی, اور بلز ہیں بہت سارے دیے ہوئے ہیں جو نئے پاس کرنا ہے, تو ان کی اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں. فور کلوجر لا ہے, اسپیشل اکنامک زونز ہیں, اور پارلیمنٹری بجٹ آفس سے. جی مرزا صاحب, ٹھیک ہے, مجھے آپ کا نقطہ سامنے آ گیا سر کہ 28ویں ترمیم نہیں ہے. بلاول صاحب نے اس کا ریبٹل دیا ہے فی الحال تک. کنور دل شاہ صاحب, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ بھی واقف دروں خانہ ہیں, بڑی حد تک چیزوں کا علم رکھتے ہیں, لکھتے بھی رہتے ہیں, اور ہم آپ کی تحریروں کو پڑھتے بھی رہتے ہیں موسم کا حال جاننے کے لیے. تو کیا موسم کا حال ہے کنور صاحب؟ 28ویں ترمیم آ رہی ہے, کوئی گرج برس کچھ امکان ہے؟ سب سے پہلے میں پہلا فکرہ نا آپ کا انٹروڈکشن جو دیا آپ نے کہ ہماری بیوروکریسی, اس پہ میں 5-7 سیکنڈ کی بات ختم کرنا چاہوں گا. نہیں, اس پہ ہم تفصیل سے بات کر لیں گے. آپ اس پہ تفصیل سے کر لیں گے. 5 سیکنڈ میں کیوں کرتے ہیں؟ امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, اس پہ اگنور نہیں کرنا ہے. اس ملک کی بیوروکریسی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, میں تھوڑا سا 5 سیکنڈ سے بات کروں گا. جس ملک کے بیوروکریٹ 22,000 بیوروکریٹس کی ڈبل نیشنلٹی ہو, دوہری شہریت ہو, دوسرے ملکوں کے باقاعدہ انہوں نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے, اس ملک کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ملک میں کرپشن کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ؟ یہ 22,000 بیوروکریٹس کی جو ہے آپ کی نیشنلٹی جو ہے دوسرے ملکوں کی ہے. پہلے اس کو ختم کریں, آپ ان کو جداد ضبط کریں, ان کو سروس سے ڈسمس کریں, تب ملک ترقی کرے گا جب باہر کا انویسٹمنٹ آئے گا. ایک بات پتہ نہیں 28ویں, پتہ نہیں کنور صاحب 28ویں امینڈمنٹ میں شاید یہی نقطہ شامل ہو. میں جو 28 امینڈمنٹ کے بارے میں اختیار بیگ صاحب نے بات کہی ہے نا, وہ ظاہر حکومت کا حصہ ہیں اور بلاول زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں. سب کچھ انہوں نے جو اشارات جو باتیں کہی ہیں وہ اپنے درست و پارٹی کا موقف بیان کیا انہوں نے. لیکن ہمیں جو دائیں بائیں سے جو خبریں مل رہی ہیں, آپ کو مل رہی ہے, ہمیں مل رہی ہے, پاکستان کا سارا نیشنل پریس, انٹرنیشنل پریس جو ہم سے رابطے میں ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ تیاریاں ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے. جس کے بارے میں یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ نمبر 1 جو NFC کا ایوارڈ ہے اس کے بارے میں ترمیم کی جائے گی 18ویں امینڈمنٹ کے تحت. 18ویں امینڈمنٹ کوئی الہامی نہیں ہے نسخہ, اس پہ جب بھی چاہیں آپ ترمیم کر سکتے ہیں. نمبر 2 جو سوائی محکمے ہیں صحت کے,
एजुकेशन के और पॉपुलेशन के, ये वफाक को जाने। नंबर 3 का पॉइंट ये है कि सूबे बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 239 में, ये बहुत 1 साल से काम हो रहा है इसके ऊपर, आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम करके सूबाई हुकूमत से लेकर फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ताकि यानी आप अगर पंजाब के 1 से ज्यादा सूबे बनाने हों तो पंजाब की असम्बली से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वो हाँ, यस, वो सूबाई असम्बली के इख्तियारात जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में जा। इंडिया में यही होता है ना, इंडिया में जो सूबे बनते जाते हैं हर 6 महीने बाद, साल बाद, उसमें किसी सूबाई या स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है। वो फेडरल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खिलाती है वहां को, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला होता है, वो उसमें वो अपने जहां चाहे एडमिनिस्ट्रेटर सूबे बना लें। वही उसी पैटर्न पर आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम हो रही है कि हमने सूबे 10 बनाने हैं, 8 बनाने हैं, 7 बनाने हैं, वो सारे, वो तो फिर सारे इख्तियारात मिल जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को। नंबर 3, एक सबसे बड़ी अहम बात जो आगे आ रही है वो ये आ रही है कि जो वोटर एज जो है, वोटर एज, वो पहले मुशर्रफ के दौर के पहले 21 साल की उम्र थी, बाद में मुशर्रफ साहब ने 18 साल कर दी। अब ये सुनने में आ रहा है, वो भी तरमीम में आ रही है कि वो 25 साल करेंगे, 25 या 27 साल, वो भी उस पर भी तरमीम ही होगा, 25 करते हैं, 27 करते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी एजेंडे में है 28वीं अमेंडमेंट के अंदर। इसके साथ साथ उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी जा रहा है कि 28वीं सबसे बड़ा मामला एनएफसी का आ रहा है कि एनएफसी की वजह से वफाक के पास पैसा नहीं है, सारा पैसा सूबाई गवर्नमेंट के पास चला गया, तो वो उसमें तरमीमें करके वो अपना हिस्सा बढ़ाएंगे, जिसके ऊपर बिलावल ज़रदारी ज़ाहिर पाकिस्तान के सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका पॉइंट ये था कि हम इसमें तरमीम नहीं होने देंगे। ये सारे बढ़के होते हैं सियासी, असल जो फैसला होना होता है ना वो चंद दिनों में हो जाता है, चंद घंटों में हो जाता है, उस पर काम हो रहा है। 28वीं अमेंडमेंट आ रही है, 28वीं अमेंडमेंट आने के बाद मुल्क का सारा सियासी मामला चेंज हो जाएंगे। इसके बाद एक और मामला आ रहा है, अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी जो मुल्क के बहुत बड़े मुमताज मुदब्बर सियासतदान भी हैं, वो अगर किसी वजह से सदारत या भी 18वीं अमेंडमेंट के हवाले से वो इख्तलाफ करें कि जी नहीं, हमने नहीं होने देना, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, हम अपनी सदारत छोड़ देते हैं, तो मुमकिन है, ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। जब ऐसा कोई मुमकिन पेश आ जाए तो फिर क्या बनेगा आगे? मुल्क तो चारों तरफ से आग और तूफान से गुजर रहा है, जंगें हो रही हैं, आतिश चिनार की तरह शोरे भड़क रहे हैं। इन हालात को देखते हुए आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदारती इंतखाब होना नामुमकिन है, तो फिर वो आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर सकते हैं और इसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से भी मशवरा कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट बनाने के लिए आसिफ मनीर फील्ड मार्शल साहब को चंद महदूद अरसे के लिए पाकिस्तान का सदर मुमलकत बना ले, इसके बाद आइन के आर्टिकल 41 के तहत इंतखाबात होते रहे। ये सारी चीजें अंदर कंवर साहब आपने तो 28वीं तरमीम की जुज़ियात भी शेयर करनी की, इन चीज़ों पे गौर हो रहा है। ये बताइए कि आपने कहा कि अगर सदर ज़रदारी कहें कि मैं इस तरमीम के ऊपर बतौर सदर दस्तखत नहीं करता और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं, तो फिर सदर कौन बनेगा, ये तो आपने बताया। लेकिन अगर ज़रदारी साहब इख्तिलाफ़ करते हुए इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला ना करें और सिर्फ इख्तिलाफ़ तक महदूद रहें, तो फिर क्या कानूनी पोजीशन होगी? फिर कुछ नहीं होगा, फिर सिस्टम तो बरकरार रहेगा। आइन में तरमीम तरह ज़हर है कि फिर ये तरमीम को ज़रूरत पेश नहीं आएगी, फिर बाकी जो तरमीमें हैं वो हो जाएगी, एनएफसी की तरह हो जाएगी, सूबाई बैंक वो सारा हो जाएगा, फिर बाकायदा रहें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो किसी वजह से मुस्तफी हो जाते हैं तो फिर आजकल के जो हालात हैं, देखो ना, अभी आप ये देखें आसिफ साहब, हमारे दोस्त इख्तियार बेग बैठे हैं, बहुत इनका असर रसूख है। आप ये बताइए कि जब 10 मई को जो आपका फंक्शन हुआ इस्लामाबाद में, 10 मई का मार्क हक के बारे में, तो वो 88 घंटे चली है पूरे पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनलों पर फील्ड मार्शल साहब के लिए। आप बताइए, आप 88 घंटे। और इसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब फरमाते हुए कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का खत आ गया है ईरान के जवाब फील्ड मार्शल को, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, खत फील्ड मार्शल को आ गया है। अब प्राइम मिनिस्टर डैश पे खड़ा हुआ है, खत आ रहा है फील्ड मार्शल को, तो आप ये चीजें नहीं देख रहे कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। इसके ट्रंप जो है वो बार बार तारीफें कर रहे हैं फील्ड मार्शल की, तो ये सारी चीजें देखते नजर ये आएगा जी फॉर द टाइम में पाकिस्तान की फेडरेशन की खातर और इंटरनेशनल हालात को देखते हुए इनके ताल्लुकात हैं, मिस्र से हैं, तुर्की से हैं, चाइना से, अमेरिका सब से हैं, तो चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए आप सदर मुमलकत बना दें। अगर ज़रदारी साहब चल जाए, नहीं जाते तो कोई इसमें हल ठीक नहीं होगा। ठीक है। शाइस्ता जदून साहबा,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। शाइस्ता जदून साहब, क्या 28वीं आईनी तरमीम की कोई बात हो रही है? शाइस्ता साहब से रब्ता हमारा मुनक़ती हो गया। बशीर खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बशीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। बशीर खान साहब, कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और वो उसकी तफसील भी बयान कर रहे हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं जो पीपल्स पार्टी से हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी क्या इत्तलात हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है? आपसे कोई मुशावरत हुई है या हो रही है या हो सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मालिकु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बिल्कुल जी, ये साफ वाज़ेह है जी, 28वीं तरमीम आ रही है जी। ये 26वीं तरमीम जब आ रही थी तो इसके बाद उस वक़्त उसने कहा कि 27वीं तरमीम भी आ रही है जी। जब तक 27वीं तरमीम आ रही थी तो इसके बाद उसने ये भी कहा कि 28वीं तरमीम आ रही है। ये 28वीं तरमीम की जो तैयारी है जी, इसमें एक गवर्नर राज की भी है, जो कि आईनी तौर पर जो पार्लियामेंट के साथ जो इख्तियारात है वो लिए जाएंगे और डायरेक्ट वो वहाँ पे गवर्नर राज नाफिज करेगा जी। इसके साथ साथ जिस तरह हमारे सेक्रेटरी साहब जो साबिका इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब है, इसने जो जिस तरह कहा जी, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि एनएफसी वार्ड में भी तब्दीली आ जाएगी और साथ साथ ये भी जो हेल्थ वाले मसला है, इसके साथ जो एजुकेशन और माइन और मिनरल की बात भी हो रही है जी, तो वो भी विभाग को हवाला किया जाएगा जी। ये जो बशीर खान साहब, ये जो आपने गवर्नर राज की बात की है, इसमें क्या तब्दीली आ रही है? यानी अभी तक तो ये है ना कि सूबाई असम्बली से भी कोई मुशावरत करनी जरूरी है। वहाँ पे सूबाई असम्बली के साथ इख्तियार है कि वो वहाँ पे डिस्कस करे और उसके एक करारदाद पेश करे और इसके बाद ये गवर्नर राज वहाँ पे होगा। या माशी तौर पर सुबह इतना खराब होगा, इसके बाद ये गवर्नर राज आएगा जी। यहाँ पे भी कौमी असम्बली में भी डिस्कस होगा, इसके बाद गवर्नर राज आ सकता है। अब डायरेक्ट ये करेगा जी, तो इस तरह उसका एक सोच है जी। जो मैं सुन रहा हूँ तो 28वीं तरमीम आ रही है जी, और ये पीपल पार्टी वाले और एमकेएम वाले इसको खूब इसको जानते भी है कि उसको आखिरी लम्हे में, लेकिन बशीर खान साहब लाएंगे और उससे दस्तखत लेंगे जी। बशीर खान साहब मुशावरत नहीं करेंगे जी। अच्छा बशीर खान साहब, ये बताइए कि शाइस्ता साहब से तो रब्ता नहीं हो रहा, लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं कि हमने कल पार्टी मीटिंग में बिलावल भुट्टो साहब से पूछा तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं और कोई 28वीं तरमीम नहीं आ रही। जी 26वीं तरमीम में भी इस तरह उसने कहा था कि 26वीं तरमीम नहीं आ रही है, और ये उसके साथ मशवरा भी नहीं था जी। जो आईन में तरामीम हो रहे थे तो गवर्नमेंट के पास भी, हमारे वजीर कानून के साथ भी मशवरा नहीं था जी। अगर मैं अब शाइस्ता जदून साहबा का मौक़िफ़ भी ले लूँ। शाइस्ता जदून साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाइस्ता जदून साहबा, 28वीं तरमीम आ रही है और अगर आ रही है तो उसकी क्या कुछ नुकात हैं कोई आपके इल्म में? जी, जब 28वीं तरमीम जारी बात आएगी तो उसकी हर चीज को सरेआम डिस्कस किया जाएगा जी। पहले जो हर एक अज्यूम कर रहे हैं बातें सारी, जारी बात है वो चीज मंजर आम पर आएगी। और अगर कोई इस तरह की चीज अमेंडमेंट्स आती हैं, खास तौर पे जैसे कि सब बात करें हेल्थ और एजुकेशन की जी, तो मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है वहाँ पे हेल्थ की भी, खास तौर पे हजारा डिवीजन से हूँ मैं जी, और वहाँ पे सिर्फ एक टर्शरी केयर सेंटर है, ना कोई बर्न हॉस्पिटल है। हमारे केपीके में अगर हतार जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट है, पीछे एक सानिया हुआ, वहाँ पे तो पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए वो जो गैस लाइन वहाँ पे इशू हुआ था गैस पाइपलाइन का, तो जब पेशेंट वहाँ पे हमारे जो थे उनको रेफर टू जी फेडरल के हॉस्पिटल में रेफर किया गया। तो अफसोस की बात है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में आज 13 साल से जो तरक्की है वो आप देख चुके हैं। वहाँ स्कूल की हालत आप जाकर देखें कि वहाँ पे स्कूल में बच्चों की ना चार दीवारियां हैं, ना उनके लिए पीने के लिए साफ पानी है। तो मुझे ये बताएं कि एजुकेशन और हेल्थ ही तो वो बेसिक फैसिलिटीज हैं जो हमारे नौजवान नस्ल के लिए भी जरूरी है। हम सब
जो है जिनका एक अपना मुस्तकबिल रखते हैं। तो अभी जब ज़ाहिर बात है पार्टी अपना मौक़िफ़ बयान करे कि जो सब ऑब्वियसली जो कोलिशन जमातें उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और जो भी बात होगी उसका मौक़िफ़ सबके सामने सरेआम आएगा जी। और अगर किया भी जाए कोई अमेंडमेंट्स ऐसी चीज़ जिसमें पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी है, उसकी नौजवान नस्ल के लिए कोई बेहतरी है, तो मेरे ख्याल में हम सबको इसकी हमायत करनी चाहिए, ना कि इसकी हम लोग मुखालफत करें। और मैंने आपसे अपनी सूबे की अर्ज की कि हमारे बच्चों को भी कोई अच्छे से होनहार तलबा जैसे अगर स्कॉलरशिप्स मिल जाएं तो अच्छी बात है। हमारी बच्चियां भी पिंक बाइक्स पे बैठी हुई हमें नजर आए। कोई इस तरह के प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा को भी चाहिए। तो जब से ये डिवॉल्व हुआ है जी, हमारे तो इतने बुरे हालात हैं कि जो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हैं जी वो अकॉर्डिंग टू PMDC नहीं हो रही। डॉक्टर्स वहीं पे अपनी अपनी बेचारे प्रमोशंस को देखने के लिए तरस रहे बहैसियत डॉक्टर। मैंने अपने बहुत से कोलीग्स को इस टॉपिक पे देखा, MTS सिस्टम को वो लेकर बैठे रहे। वो बेचारे PMDC के अकॉर्डिंग पूरे पाकिस्तान में जो है जी रिक्रूटमेंट्स भी होती हैं, इनकी प्रमोशंस भी होती हैं। और अभी करंट सिचुएशन आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ कार्ड के साथ जो चल रही है, वो जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आप दीर के ही वो केस उठा के देख लें जो डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन के साथ ISF की पेंडिसेक्टमीज करते रहे, एक पेशेंट के नाम पर 4 वही ऑपरेशन, पता नहीं रिकरेंट अपेंडिसाइटिस लोगों को होता रहता है, वही ऑपरेशन मुड़ मुड़ के उसी बंदे के नाम पे किए जा रहे हैं। तो खुदारा अब इस करप्शन से निकलना चाहिए। और ऐसी कोई चीज बाकी भी आप देख लें कि कई बड़े ऐसे ममालिक में, कनाडा को देखें जी, हेल्थ जो है वो फेडरल का चैप्टर है। तो अगर किया जाए, अगर इस बात पे सोचा जाए, तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी चीज है। बहैसियत डॉक्टर भी मैं शाइस्ता जदून साहिबा, जब ये 18वीं तरमीम आई थी तो उस वक्त आप और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थे। हम जैसे तालिब इल्म तो उस वक्त भी कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे माली मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि सूबों को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं माली तौर पे, लेकिन कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कर्ज़ों की लायबिलिटी वफाक की है, तो ये मामलात कैसे चलेंगे। तो ये तो अच्छी और खुशाइंद बात है कि अगर आपने एक तरमीम की और फिर आपने समझा कि उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनमें इस्लाह के लिए मज़ीद तरामीम करनी चाहिए, तो उसमें कोई वैसे आइन की अगर एक तरमीम के बाद दूसरी की, तो उसमें हर्ज तो कोई नहीं है। सियासत इसी तरह सीखती है, लेकिन मुशावरत से होना चाहिए। बजाव फरमाई। जाहिर बात है कि अगर इस चीज को देखें, एक प्लान तैयार किया गया, उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन हुई, अगर हम उसमें कहीं नाकाम हो जाते हैं तो ये तो नहीं है कि वो हरफ़े आखिर रह गया और हम पाकिस्तान को सोचने के बजाय, एक बच्चे के मुस्तकबिल को सोचने के बजाय, मैं आपको बार बार खैबर पख्तूनख्वा का तब कहती हूँ कि हम अपने बच्चे के हाथ में कलम देना, कलम छोड़ जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि उसके हाथ में हम कलम पकड़ाएं ना, तो उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें और उसको स्ट्रीट मूवमेंट्स में घुमाने के बजाय अगर हम के बारे में कोई बेहतरीन मुस्तकबिल सोचे, तो हम तो तब भी खुश है कि अगर सूबा अगर खुद अच्छे तरीके से ये काम कर सकता तो शायद महल में वफाक ना सोचता है इस चीज के बारे में। लेकिन वाकई में हमारा शायद वो प्लान फेल हो चुका है। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट्स की जाए, तो मैं तो कहती हूँ कि पहले भी मैं कहती थी कि हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जी। तो अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ना होता तो आज अगर हम लोग सूबों के साथ एक कोऑर्डिनेशन की जो कमी रही, मेरे ख्याल में शायद इस वजह से भी ये मसाइल हमें देखने को मिले। तो ऐसा कोई फैसला किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है जी, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है जी। अच्छा शाइस्ता साहबा, कमर दिलशाद साहब भी कह रहे हैं अमेंडमेंट आ रही हैं, बशीर साहब भी कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि कोई तरमीम नहीं आ रही। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये तो फिर अभी भी मसाइल हैं। अगर आ रही है 28वीं तरमीम, तो अब तक तो बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेना ही लेना चाहिए था, या आप समझते हैं कभी वो वक्त ही नहीं आया कि किसी से बात की जाए? This is too premature. देखें जी, जाहिर बात है एक प्लान को तैयार किया जाता है और फिर उसको, जाहिर बात है कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम कोलिशन जमातों को इस पे एतमाद में लिया जाएगा और तभी उसका ऐलान भी किया जाएगा। इस वक्त कबल इस वक्त अगर मैं भी इस पे ऊपर कोई बयानात दूं तो मेरे ख्याल में कि बहुत ही एक ऐसी चीज है कि रूमर्स फैलाने वाली बात आ जाती है। जो इस वक्त जो ट्रांजिशनल फेज में वैसे भी पूरी पाकिस्तान गुजर रहा है, इस सिचुएशन में हम तो सामने आ जाएगा। ठीक है, पार्टी अपना मौका बयान करेगी, हमारे सीनियर लीडर्स भी बैठ के अपने साथ कोलिशन जमातों को जरूर एतमाद में लेंगे। आज से पहले भी लेते रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सियासी बसीरत ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान को कामयाब किया है और इंशाल्लाह ताला जिनकी सियासी बसीरत पे हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफा भी वो अहम कलीदी किरदार अदा करके पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, 3 लोगों की राय आपके सामने है, अब क्या कहते हैं? नहीं, हर एक की अपनी राय है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसके बेस पे
होती है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके राय को। ठीक है। मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो ओके। मैंने आपसे, अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी इन्फॉर्मेशन है, उनकी राय है, ठीक है, आगे चलते हैं। आप मईशत के आदमी हैं बुनियादी तौर पे, हमसे तो खैर बहुत ही बेहतर समझते हैं, बल्कि बहुत सारों से बेहतर समझते हैं। पार्लियामान के चंद उन लोगों में से हैं आप जो मईशत को अच्छी तरह समझते हैं। ये जो 18वीं तरमीम में एक तकसीम हुई थी वसाइल की, सूबे बहुत एम्पावर किए गए थे, बहुत कुछ सूबों को दिया गया था, उस पर बाज़ लोग कहते हैं कि वफाक कमज़ोर हो गया है, बैरूनी कर्ज़े वफाक की ज़िम्मेदारी है, तो वफाक कहाँ से कैसे करें, सूबे ताकतवर हो गए हैं, लोन में सूबों का डेट में शेयर कोई नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है जो अभी प्रैक्टिकल नहीं था शायद। यानी वैसे आइडियली बहुत अच्छा था, लेकिन शायद ग्राउंड पे अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं थी, उस तरह की तैयारी नहीं थी। आप कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मरकज ने जो वसाइल अपने बढ़ाने के कमिटमेंट किया था, अपने रेवेन्यू बढ़ाने की बात की थी, वो टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे। इस बार भी जो है 13,000 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट है, जो 14,000 पहले था उसको रिवाइज करा है 13,000 डाउनवर्ड, और नेक्स्ट ईयर 15,000 का टारगेट जो है वो प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 640 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और अगर हम पूरा ये महीने का देख ले, पहली तारीख तक, तो ये 750 तक हो सकता है। तो उसके बदले उन्होंने अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवर लगा दिया, जो वो टैक्स है जो डायरेक्ट मरकज को जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो ये आपका पीडीएल की तरफ से आ रहा है। फिर इन्होंने अपने अखराजात कम करने थे, जो वजारतें सूबों को मुंतकिल कर दी हैं वो भी गोद में लेके बैठे हुए हैं। 18 वजारतें हैं जिनको सूबों को डिवॉल्व किया गया था, अभी तक मुंतकिल नहीं हुई। भाई वो तो मुंतकिल करते हैं ताकि खर्चे जो हैं वो सूबों की जिम्मेदारी है, अब आप उसके खर्चे दे रहे हैं जो वजारतें आपको सूबों को मुंतकिल करनी थी। तो इस तरह से मरकज के यहाँ भी वो चीज उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से प्लान किया गया था। ये जो अच्छा इख्तियार बेग साहब, ये बताइए कि ये जो हमारी मईशत है, हमारी मईशत इस बात की मुतअम्मिल हो सकती है कि हम रेड जोन की बिल्कुल दहलीज पर इस्लामाबाद के मारगला नेशनल पार्क की ज़मीन नाजायज़ तौर पर क्लबों को दे दें, और उस क्लबों में ब्यूरोक्रेट्स, बाबूशाही, अफसरशाही सब लोग आएँ और मज़े करें, जगह सरकार की सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आप उनको दे रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी ने अपने क्लब बनाने हैं तो अपने खर्चे पे बना लें। ये रियासत कब तक इनको पालती रहेगी? देखिए, ये चीज़ एक बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हमारा जो आज का टॉपिक था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे का था और आईएमएफ के विजिटिंग मिशन का, मुझे बाखुदा नहीं पता है कि ये कौन से क्लब की आप बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद क्लब एक क्लब है जिनका मुझे इल्म है। अच्छा, इस पे फिर किसी दिन बात कर लेते हैं। मैं अब बशीर खान साहब से एक और चीज़ जानना चाहूँगा। बशीर खान साहब, ये बताइए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे तो बहुत ताकतवर हो चुके हैं ना मुआशी तौर पे, तो आपके वैसे सूबे की कारकर्दगी क्या है, आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई वाले जी बिल्कुल मुतमईन है, और साथ हमारे जितनी भी आवाम है केपीके की वो मुतमईन है जी। 2013 में हमें वोट मिला है जी, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी, और इसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट था जी। फिर 2018 में जो वोट उसने दिए हैं जी आवाम ने, तो मुतमईन थे, आवाम ने वोट दिए हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ लाए जी। आज 3/4 के साथ 2024 में लाए गए हैं जी। वो बिल्कुल हमसे मुतमईन है, खान साहब से मुतमईन है जी, पीटीआई के गवर्नमेंट से मुतमईन है। काम हो रहा है वहाँ पे, आवाम खुश है जी। जब आवाम खुश होते हैं तो वोट देते हैं जी। लेकिन वो शाइस्ता जदून साहबा कह रही हैं कि मेरे सूबे में भी काश पंजाब की तरह का कुछ काम होता। शायद जदून साहबा के खिदमत में अर्ज है, 5,300 अरब रुपए का करप्शन है जी। मरकज 3 साल में ये करप्शन हुई है। ये मैं नहीं कहता जी, आईएमएफ वाले कहते हैं। 5,300 अरब रुपए जी कहाँ चले गए, किसने खाए, अभी तक उसका पता नहीं। कोई इसका इन्वेस्टिगेशन, उसका इंक्वायरी कोई भी नहीं करते जी। तो यही हाल है हमारे फेडरल गवर्नमेंट का। $100 अरब जी
मोहसिन नकवी साहब खुद कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इस मुल्क से बाहर चले गए हैं। वो चाहते हैं कि 10 अरब डॉलर वापस लाए जी, लोगों को सवाल करते हैं। तो इसके जवाब में ये क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे जो करप्शन है इसको किस तरह रोका जाए जी। अगर ये करप्शन इस तरह होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम 2.6 अरब डॉलर के लिए IMF के साथ कितने ये शराइत उसके मान लेते हैं जी। हम शराइत मान लेते हैं, यहाँ पे हमारी इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है जी। ये आप देखिए कि कितने ये महंगाई का कितने % है जी आजकल, और लोग ये बर्दाश्त कर सकेंगे? 45% से ज़्यादा, अब 50% तक तकरीबन पहुंच चुके हैं जी कि गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इसके दौर में 1985 से लेकर 2024 तक पीपल पार्टी और नून वाले आए हैं जी, बारी बारी तमाम पाकिस्तान पे उसकी बारी बारी लेकिन हुकूमत आई। बशीर खान साहब केपी में तो आपको भी बशीर खान साहब वो लोग हैं जो कि 40 सर केपी में तो आपको भी काफी वक्त हो गया है। हमारा तो हो गया है जी, लोग खुश है जी, हमें वोट दे रहे हैं, हम तो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। आप अपना कुछ चीजें गिनवा दें सर कि इनमें आपने बेहतर परफॉर्म किया ताकि बाकी सूबे भी उससे वहां पे हमने नसीहत हासिल साहब काट दिया जी। सेहत के लिए हमने मुअस्सर इक़दाम किए जी। हमने वहाँ पे ये जो PIC है जी, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पे इस तरह बनाया कि ये फॉरेन जहाँ पे अच्छे अस्पताल होते हैं फॉरेन में, वही के एक मॉडल के तौर पर हमने पेश किया जी। हमने यहाँ पे तमाम सूबों में बड़े बड़े अस्पताल बनाए जी, अस्पतालों का निज़ाम ठीक करवाया जी, लोगों को रिलीफ दिया। लेकिन बशीर साहब आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें गिनवा रहे हैं, क्या वजह है कि फिर आपके सियासी हरीफ इस बात के कायल नहीं? अब शाइस्ता जदून साहब डॉक्टर हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा तो शोबा तबाह कर दिया आप लोगों ने, तो ये जो आपकी कामयाबियाँ हैं ये आप अपने सियासी मुखालिफिन तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे कि हमने ये डिलीवर किया है? ये तो सियासत कर रहे हैं जी, हम तो इसलिए गनवा रहे हैं जो हमने किए हैं और लोग मान रहे हैं जी। जब लोग वोट दे रहे हैं तो वो मान रहे हैं जी। अगर ये सियासी अपने जितनी उसको खत्म कर दिया गया है, इसकी सियासत खत्म हुई है KP में, इंशाल्लाह आइंदा भी कभी नहीं आएंगे ये लोग। ठीक, कंवर दिलशाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो 3, 4, 5 चीज़ें आपने गिनवाई हैं सर, अगर ये आपके इल्म में है तो फिर आपके इल्म में ये भी होगा कि मुशावरत किस सतह पर हो रही है। पाकिस्तान की बड़ी जमातें तो यही हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है। तो PTI तो शायद राज़ी ना हो किसी आईनी तरमीम पे, तो पीपल्स पार्टी से फिर हुकूमत सर राब्ते में है या पीपल्स पार्टी के वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? जैसे जैसे बातें अच्छी बातें कर रहे हैं सब लोग, दोस्तों ने पाकिस्तान के मफाद में बात की है, इख्तियार मलिक साहब हों, बाकी दोस्त हजरात हैं, शाइस्ता ने बात की है और अपने PTI के नुमाइंदों ने अच्छी बात की है। लेकिन मसला मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में जब ईरान इराक की जंग खत्म हो रही है, वो तो बस ज़हर है कि दरियाए अपना हरमज पर मामले चलते रहेंगे, लेकिन बाकी मुल्क के हालात ठीक हो गए हैं। आप इन्होंने पाकिस्तान के हालात ठीक कर रहे हैं उन्होंने। और इसमें एक पॉइंट में रह गया था अपने जो हो ही है 28 अमेंडमेंट, उसमें लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के तमाम इख्तियारात वो वापस दिए जा रहे हैं वफाक को, और आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो तो बाद में तरमीम करके सूबाई हुकूमत को दे दिए गए थे वो वापस जाएंगे वफाक के पास, और वफाक जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाएगा, इस्लामाबाद के भी बाकी चारों सूबों के भी, क्योंकि वो तजर्बा नाकाम हो गया कि वो बाद सूबों ने, पंजाब खास तौर पर पंजाब ने अभी तक बाकायदा लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने में लहतुल का मुजाहरा कर रहे हैं। 4-5 साल 3-4 साल से ज्यादा गुजर गए, इंतखाबात ही नहीं हो रहे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ी खामोशी के साथ ये बयान जारी किया कि हुकूमत वफाक और सूबा पंजाब ये इंतखाबात करवाने के बारे में संजीदा नहीं है। हमने बड़ी कोशिश कर ली, इन्होंने कोई कानून साजी नहीं की, तो हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अब ये जो वापस चला जाएगा आइन के आर्टिकल 140 में वो हज़फ कर देंगे सूबाई मैटर को, इसको वफाक के हवाले कर देगा, तो फिर वफाक जो है ये इंतखाबात करवाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा। तो एक तो ये भी तरमीम आ रही है लोकल। कंवर साहब ये बताइए कि अब वो ना कि मकाम फैज़ को राह में जचा ही नहीं, कभी कुएं यार कभी सुएदार,
پیچھے جو آئینی ترمیم کی تھی اس میں وفاق بہت کمزور ہو گیا تھا, صوبے بہت تگڑے ہو گئے تھے. اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی وفاق دیکھے گا, تو یہ نہ ہو کہ کل کو صوبے بہت کمزور ہو جائیں, پھر چند سال کے بعد پتہ چلے کہ اب ایک نئی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ صوبوں کو مزید طاقتور کیا جائے. دیکھیں جی, باقی ہمارے پاکستان میں ملک کے اندر جیسے افسوسناک بات ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات تو کروائے ہی نہیں گئے نا. آپ کے مشرف صاحب نے 2 دفعہ انتخابات کروائے, میں نے خود کروائے 2001 میں اور 2006 میں, اور جب ہم نے 2008 دسمبر میں 2009 کے لیے بلدیاتی انتخابات کروانے کا شیڈول جاری کیا تو اس وقت پہ مسٹر آصف الزرداری تھے پریزیڈنٹ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں جا رہے, ابھی میں نے صوبوں سے مشاورت کرنی ہے اور یہ اختیارات صوبوں کو دینے ہیں, تو آپ اس شیڈول کو واپس لے لیں. تو قاضی فاروق صاحب نے وہ بڑی مشکل سے وہ جو ہے. اچھا, میرا سوال بیچ میں رہ گیا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو اتنی تفصیل آپ نے بتائی ہے, یہ تو بہت اچھی تفصیل آپ نے بتائی ہے, کیا پیپلز پارٹی سے مشاورت ہو رہی ہے؟ پیپل پارٹی سے مشاورت بتائیں گے یا یہ بتائیے کہ کیا نمبر گیم کیا ہے آئینی ترمیم کے لیے؟ پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا, یا ووٹ کی ضرورت پڑے گی؟ یہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی جو ہے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے اور وہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں کرتی, تو یہ آئینی طور پر ان کا تو ہے 2/3 میجارٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی, کیونکہ ان کے پاس ٹوٹل ہے 167. حکومت سازی کے لیے تو ان کے پاس پوری تعداد ہے حکومت سازی کے لیے تو, لیکن آئینی طور پر قانونی طور پر ترمیمیں آئیں گی اس میں 2/3 میجارٹی چاہیے, اس میں پیپل پارٹی کی حمایت لازمی ہے. اب اگر پیپل پارٹی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اب آپ چاہیں تو اس کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بتا دیں, 2-3 طریقے بتا دیں جلدی سے, پھر میں نہیں وہ بتانا تو اختیار پہ سب ہنسیں گے, اختیار پاک بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر وہ آ رہے ہیں نا اپنے ملک ریاض صاحب, تو ملک ریاض آ جائے گا نا. وہ ملک ریاض کو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہوگا ان کا, پاکستان میں طلب کر لی ہے ریڈ وارنٹ کے ذریعے. وہ تو ملک ریاض کا 28ویں ترمیم سے کیا تعلق ہوگا ملک ریاض صاحب کا؟ بہت تعلق ہے اس کا جناب, وہ اصل تو اسپرٹ وہی ہے, اسی سے باتیں سب کھل کے سامنے آ جائے گی. ملک ریاض سب کچھ آنے کے بعد خود بخود 2/3 میجارٹی پوری ہو جائے گی, تو یہ آپ یقین جانیں یہ ہو جائے گی. وہ ملک ریاض نے آنا ہے. ملک ریاض صاحب کسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہے, ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے, یہ اختیارات ان کے پاس, وہ تو حکومت سب کو پتہ ہے, وہ تو پورے اختیارات ان کے جو وہ بتائیں گے جو کچھ کرے گا. تو ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, انہیں آنا ہی آنا ہے. اور بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یو اے ای جو ہے اس کو نہیں آنے دے گا, لیکن نہیں, اس کو شٹ اپ کال جائے گی پاکستان کی طرف سے یو اے ای کو, وہ باقاعدہ ان کو واپس کر دیں گے. ملک ریاض پاکستان میں آئیں گے, وہ سب کچھ بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا معاملات ہوئے, وہ سب کے بارے میں. اب دیکھیں نا اسلام آباد میں ملک ریاض کی تمام جائیداد ضبط ہو چکی ہے, تمام ان کے مال شاپ ٹاور. وہ ٹھیک ہے, اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے اوپر قانون لاگو ہونا چاہیے, لیکن میرا سوال کسی جرم کے بارے میں نہیں ہے, میرا سوال تو ترمیم کے بارے میں ہے. ترمیم ہو جائے گی نا, ہو جائے گی, جب ٹھیک ہے آٹومیٹک ہو جائے گی. جب آپ یہ دیکھیں, اب یہ ساری سیاسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب جیسے بڑا ینگ آدمی ہیں جو شیلے آدمی ہیں, انہوں نے چھوٹی سی بات کے اوپر وہ شادی اور مری کو شٹ اپ کال دے دی, تو وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے طاقت دیکھتے ہیں, وہ محسوس کر لیں گے جناب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ فیصلے ہو جائیں گے, 2/3 میجارٹی پوری ہو جائے گی. اور ممکن ہے کہ آصف الزرداری جو کہ پاکستان کے مدبر سیاستدان ہے, مفاہمت ہے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے ابھی نظریہ ضرورت کے تحت ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو پھر سارے معاملے ختم ہو جائیں گے, لیکن 2/3 میجارٹی تو پوری ہو جائے گی. ہو جائے گی. مرزا اختیار بیگ صاحب, یہ میجارٹی تو پوری ہو یا نہ ہو یہ تو خیر ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کنور صاحب کی یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ملک ریاض صاحب آئیں گے تو ووٹ پورے ہو جائیں گے. کنور صاحب الیکشن کمیشن کے سیکرٹری رہے ہیں, میں نے تو اس لیے سوال کیا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر آئینی ترمیم ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کو چھوڑیں, ملک صاحب آئیں گے تو ووٹ پورے ہو جائیں گے. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ نہیں, یہ میں نہیں سمجھا, مفروضے ہیں بہت سارے. قمر دلشاد صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے دوست ہیں, لیکن یہ کسی کو لا کے کسی کے خلاف بیان دلوانا یا عام ٹویسٹ کرنا, یہی سب چیزیں تو میرے علم میں نہیں ہے, نہ میں قائل ہوں اس طرح کا. جمہوریت میں گنتی کا نمبر جو ہے وہ چلتا ہے, اور پی 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 کی حمایت جو ہے میں سمجھتا ہوں آئینی ترمیم کے لیے لازمی ہے. پی 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 اصولی موقف اختیار کر سکتی ہے. ملک کے مفاد میں ہم نے پہلے بھی ترمیم میں حصہ لیا ہے, ساتھ دیا ہے,
अब भी देंगे, लेकिन अगर कोई चीज आती है पहले हमें ये देखना किस चीज किस कॉन्टेस्ट में क्या तरमीम लाई जा रही है। अच्छा मिर्जा साहब, फर्ज करते हैं कि जो कंवर साहब ने 3-4 चीज़ें बताई हैं, गवर्नर राज वाली चीज़ें उन्होंने बताई है, और वो सूबों को जो कुछ महकमे वापस लेने की बात बताई है, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार इधर वफाक को देने की बात की है। अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो ज़ाहिर है सियासत में तो मफाहमत और कुछ लो दो पे चीज़ें चलती हैं, कुछ बात मानी जाती है, कुछ बात मनवाई जाती है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके ऊपर निगोशिएट कर सकती है गवर्नमेंट के साथ? देखिए 18वीं तरमीम हम लाए थे और उसके पीछे एक रैशनल था, उसके नताइज जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं बनी पंजाब वगैरह में वहाँ हासिल नहीं हो सके, लेकिन सिंध में तो लोकल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट तक पावर्स को और वसाइल को डिवॉल्व किया गया है। हमारे यहाँ पे पीटीआई के भी टाउन चेयरमैन है, जमात इस्लामी के भी टाउन चेयरमैन है, पीपीपी के भी टाउन चेयरमैन है, पैसे उनको मिलते हैं, वो अपने इलाकों में खर्च कर रहे हैं। तो वो सिस्टम सिंध में तो उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जहाँ अडॉप्ट नहीं हो सका वो या उस निज़ाम को एक्टिवेट नहीं करा, वहाँ पे यकीनन वो नताइज हासिल नहीं हो सके जो मतलूबा थे। जी ठीक है मिर्जा साहब, एक ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इन इश्यूज़ के ऊपर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल हमारे पास वक्त भी कम रह गया। बशीर खान साहब, मुझे ये बताइए कि ये मुआशी तौर पे इस वक्त सूबे काफ़ी बाइख्तियार नहीं है, और इस वक्त ज़्यादा सवाल वफाक की बजाय सूबों से नहीं होना चाहिए कारकर्दगी के हिसाब से कि सूबों ने क्या क्या डिलीवर किया है? यानी पुराने वक्तों में तो हम वफाक से पूछते थे कि आपने क्या किया, लेकिन अब तो सूबों को काफ़ी खुद मुख्तारी मिल चुकी है, वसाइल मिल चुके हैं, तो अब तो एक एक सूबे से सवाल होना चाहिए कि आपने किस किस शोबे में डिलीवर किया, बल्कि एक तकाबली जायज़ा होना चाहिए किस सूबे ने क्या किया, सिंध ने क्या किया, पंजाब ने क्या किया, इस तरह। बिल्कुल जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, क्योंकि मेरे तो ख्याल में खैर अब भी उसके साथ वो नहीं है जो पावर्स पहले सूबों के साथ होनी चाहिए। सूबों के साथ दिफा और ये मरकज़ के साथ होने चाहिए जी, खारिजा पॉलिसी उसके साथ होने चाहिए, और करेंसी इसके साथ होनी चाहिए जी, और साथ मुआशलात इसके पास होनी चाहिए। ये 4-5 महकमे मरकज़ के साथ सेहत और तालीम किसके पास होनी चाहिए? सेहत और तालीम सूबों को देनी चाहिए जी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो इससे जो बनेगा इंशाल्लाह वो अच्छा एक लेकिन पाकिस्तान बनेगा। लेकिन बशीर साहब वक्त कम है, मैं एक चीज़ पे आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि एक राय ये भी है कि ये जो तालीम है ये सूबों पे नहीं छोड़नी चाहिए, इसको वफाक को देखना चाहिए, एक जैसा सिलेबस हो, एक ही पॉलिसी हो पूरे मुल्क के अंदर तालीम की, और वो वफाक दे। अब भी ये हमारा वज़ीर तालीम अब भी मौजूद है जी वफाक में, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहाँ भी मौजूद है। अगर हेल्थ पॉलिसी को बनाने हैं तो इसको साथ साथ हमारे चारों सूबाई वज़रा इसमें बैठ सकते हैं, इस पे डिस्कशन कर सकते हैं और अच्छे हल निकल सकते हैं जी। ऐसी तो नहीं है कि हम एक दूसरे से इस तरह जुदा हो गए हैं कि बस हम नहीं बिल्कुल नहीं, हम सब इकाई हैं जी इस मुल्क की, आप सारे मिलके ही पाकिस्तान बनता है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां मिलके। मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताइए कि जो मुआशी मसाइल हैं उनसे कामयाब होने और उनसे निपटने का कितना इम्कान नज़र आ रहा है आपको? देखिए आने वाला वक्त यकीनन जो बजट है वो एक सख्त बजट तवक्को किया जा रहा है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में भी हम हैं, और अभी IMF के साथ 1.3 बिलियन का किस्त रिलीज हुई है, जिसमें 1 बिलियन हमारा एक्सटेंडेड प्रोग्राम की मद में है, और बाकी जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के सिलसिले। अब IMF का विजिटिंग डेलीगेशन है वो आया है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ों पे वो इत्मीनान है और काफ़ी चीज़ों पे उसकी कंसर्न भी है। मिसाल के तौर पे इन्होंने अपना रेवेन्यू टारगेट जो था वो पूरा नहीं किया, जो मैंने बतलाया,
करेक्शन का, टैक्स टू जीडीपी रेशियो वही हमारा 10% से आगे नहीं बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर्स नहीं कम करे मरकज ने, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा 14% तक हमने वादा किया था, हर साल 1-2% तक बढ़ाएंगे, वो नहीं हुआ। तो एक्सपेंसेस हमने अपने कम नहीं किए, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और रिटेलर को जो हम टैक्स नेट में लाते थे वो हम नहीं लेकर आए अभी तक, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं हुआ, एग्रीकल्चर में इकोनॉमी में उसका हिस्सा। ठीक है मिर्जा साहब, वक्त खत्म हो रहा है। गॉट योर पॉइंट सर। कमर दिलशाद साहब, अब मैं आखिर में आपकी तरफ और यही सवाल आपसे कि आपने 28वीं तरमीम के कुछ नुकात गिनवाए हैं, कुछ मुआशी चैलेंजेस से निपटने की बात भी आएगी इसमें, इस अमेंडमेंट में? नहीं, ये बात आपने अच्छी बात कही है सर। ये जब सारे हालात ठीक हो जाएंगे, 28वीं अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स की तरह सामने पेश होगा। जैसे आपने बताया कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। दुबई लीग्स आपके सामने है, और इसके बाद मलिक रियाज लीग्स, और नंबर 3 जो है वो पिंकी लीग्स। ये तीनों चीजें जरा सा मालिक रियाज पे मुझे इजाजत दें, अगर मैं एक जुमला कह सकूं। आसिफ महमूद साहब, मैं बता रहा हूँ, पिंकी लीग्स भी आ रही है, मलिक रियाज लीग्स भी आ रही है, दुबई लीग्स भी आ गई, पनामा लीग्स भी आ गई, माल्टा लीग्स भी आ गई। ये सब लीग्स जो आ रही है ना, आखिरी लीग्स जो आएगी ना वो आएगी आपकी पिंकी लीग्स, और पिंकी लीग्स बहुत खतरनाक है। और इसके साथ मलिक रियाज लीग्स, मलिक रियाज उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये जनाब देखिए ये मुजरिम है, इनको सजा मिलनी चाहिए। मलिक रियाज डिफॉल्ट है, लोगों के अरबों रुपए डूब गए, तो इसलिए इंटरपोल से बुलाया गया ताकि कटेरे में लाए। लेकिन 28वीं अमेंडमेंट से इसका ताल्लुक मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये कंवर साहब ही बता सकते हैं। सारा बहुत जबरदस्त एक्शन होगा, पंजाब पर भी एक्शन होगा, कोई सूबे खुश ना रहे, बहुत कुछ एक्शन होना है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने मुल्क को सीधा रखना है। चले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अल्लाह करे पाकिस्तान सीधा और सीधी सिमत में जाए। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, कमर दिलशाद साहब, शाइस्ता जदून साहब, बशीर खान साहब, आप सब मुसलमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारा शरीक गुफ्तगू रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।